नमस्कार। आज हम इतिहास का एक ऐसा सुनहरा पन्ना खोलने वाले हैं जिसकी चाबी असल में हमारे हाथ में ही है। और ये चाबी है एक सोने का सिक्का। एक ऐसा सिक्का जो एक पूरे के पूरे खोए हुए साम्राज्य के राज खोलता है। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। जरा सोचिए, धातु का ये छोटा सा टुकड़ा हमें लगभग 2000 साल पीछे ले जा सकता है। एक ऐसे दौर में जब कुषाण नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य भारत, सेंट्रल एशिया और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो ये सिक्का सिर्फ एक सिक्का नहीं, बल्कि उस महान साम्राज्य की कहानी का एक जीता जागता गवाह है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कुषाण थे कौन, कहाँ से आए थे ये लोग, और कैसे कैसे उन्होंने इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। आइए सबसे पहले इन शासकों की कहानी को समझते हैं। देखिए, इनकी जो यात्रा है ना, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। सेंट्रल एशिया के मैदानों में घूमने वाले एक खानाबदोश कबीले से लेकर भारत के सम्राट बनने तक का सफर, ये अपने आप में शक्ति, अडेप्टेबिलिटी और दूर की सोच की एक अविश्वसनीय कहानी है। कुषाणों ने एक नहीं बल्कि दो राजधानियों से शासन किया। एक थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, और दूसरी थी मथुरा। अब ये उनकी दोहरी प्रशासनिक पकड़ को दिखाता है। मतलब एक राजधानी से वो सिल्क रूट पर अपना कंट्रोल रखते थे और दूसरी से गंगा के उपजाऊ मैदानों पर। है ना, एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी। चलिए अब वापस आते हैं अपनी टाइम मशीन पर, यानी इस सोने के सिक्के पर। तो अब हम एक जासूस की तरह इसके हर निशान, हर प्रतीक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमें कुषाणों के बारे में क्या-क्या बताता है। हर कुषाण सिक्के के दो पहलू हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों एक अलग कहानी कहते हैं। सामने की तरफ राजा अपनी पूरी शान और शौकत के साथ नजर आता है, अपनी उपाधियों के साथ। ये सीधा सीधा पावर का प्रदर्शन है। और सिक्के के पीछे होते हैं देवी देवता, जो एक तरह से राजा के शासन को डिवाइन अप्रूवल देते हैं। मतलब राजनीति और धर्म का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था ये। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक कहानी है। पहली बात, सोना। इतने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्कों का इस्तेमाल ये बताता है कि साम्राज्य के पास पैसा बहुत था, वो बेहद अमीर थे। दूसरी बात, वजन। इनका वजन रोमन सिक्कों के बराबर था, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत आसानी होती थी। और तीसरी बात, लिपियां। यूनानी और खरोष्ठी का एक साथ इस्तेमाल, जो उस दौर के कल्चरल मिक्स का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, ये सवाल हमें कुषाण साम्राज्य के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू की ओर ले जाता है। उनकी धार्मिक दुनिया, जो उनके सिक्कों पर जीती जागती नजर आती है। ये वाकई अविश्वसनीय है। उनके सिक्के देवताओं की एक चलती फिरती आर्ट गैलरी की तरह थे। यूनानी देवता हेराक्लिस, ईरानी देवता मित्रा और भारतीय देवता शिव और बुद्ध, सभी को एक ही जगह सम्मान दिया गया था। ये दिखाता है कि कुषाण साम्राज्य कितना खुला हुआ और डाइवर्स था। अब बात करते हैं उस सम्राट की जिसने कुषाण साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं महान सम्राट कनिष्क की। उनके सिक्के कुषाण शक्ति और संस्कृति के शिखर का प्रतीक माने जाते हैं। ये सिर्फ एक राजा की तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली मैसेज है। कंधों से निकलती आग की लपटें उनकी दैवीय शक्ति और असाधारण अधिकार का प्रतीक थीं। मतलब कनिष्क खुद को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि देवताओं के बराबर दिखाना चाहते थे। कनिष्क ने ये जो अलग अलग संस्कृतियों को मिलाने की परंपरा थी ना, उसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। उनके सिक्कों पर भारतीय, यूनानी, ईरानी और यहाँ तक कि सुमेरो एलामाइट देवता भी मिलते हैं। ये उस समय के किसी भी दूसरे साम्राज्य के लिए सोचना भी मुश्किल था, और ये कनिष्क की दूर की सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। वैसे तो कनिष्क के हजारों सिक्के हैं, लेकिन उनके खजाने में एक ऐसा हीरा है जो इतिहास में बिल्कुल यूनिक है। एक ऐसा सिक्का जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पूरी दुनिया में आज तक कनिष्क के शासनकाल के बुद्ध को दिखाने वाले सिर्फ 6 सोने के सिक्के मिले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 6। और यही बात उन्हें दुनिया के सबसे दुर्लभ सिक्कों में से एक बनाती है। और यही इस सिक्के की सबसे जरूरी बात है। ऐतिहासिक रूप से ये सिक्का अनमोल है, क्योंकि ये मानव रूप में बुद्ध के सबसे शुरुआती चित्रों में से एक है। कनिष्क वो पहले शासक थे जिन्होंने बुद्ध को सिक्कों पर जगह दी, जो बौद्ध धर्म को दिए गए उनके संरक्षण का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से देखते हैं।
कुषाण काल से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो देखते हैं कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। ये एक बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। याद कीजिए, हमने उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बात की थी। बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, सोना। सोने का इतना ज्यादा इस्तेमाल उनकी समृद्धि को दिखाता है। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। ये सवाल उनकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। याद है, हमने 2 लिपियों पर चर्चा की थी। सही जवाब है बी, खरोष्ठी। हालांकि यूनानी लिपि का भी इस्तेमाल होता था, पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग साम्राज्य के भारतीय हिस्से में ज्यादा था और ये उनकी कल्चरल मिक्सिंग की पॉलिसी को भी दिखाता है। अब आते हैं अगले लेवल पर। ये एक एनालिटिकल सवाल है जो सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि आपकी समझ को परखता है। इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड जवाब चाहिए होगा। देखिए, एक बेहतरीन उत्तर के लिए इन 4 बिंदुओं को शामिल करना बहुत जरूरी है। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन, जिसने व्यापार को आसान बनाया। दूसरा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, खासकर रोम के साथ। तीसरा, ये सिक्के समृद्धि का प्रतीक थे। और चौथा, ये सिक्के कैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम बने। ये आपके लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है। तो अंत में हम फिर से उसी बात पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि कैसे एक छोटा सा सोने का सिक्का हमें एक पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति और कला की एक बहुत बड़ी कहानी सुना सकता है। देखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, वो हमारे चारों ओर है, छोटी छोटी चीजों में छुपा हुआ। तो शायद अगली बार जब आप कोई पुरानी चीज देखें तो ये सवाल जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है।